चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पर लिखा है इस सम ऑफ रुपीज एक्स वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 1/3:1/5:1/6:1/9 if the difference between the share of B and D is 832 then the value of x is। क्वेश्चन आपसे सिंपल बोल रहा है भाई कि x रुपए की धनराशि है जिसको 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में A, B, C और D में वितरित की जाती है। यदि B और D के हिस्सों का अंतर 832 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो टोटल धनराशि कितनी है वो आपको बताना है। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपका अनुपात दिया है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9, यानी कि ये इस अनुपात में A, B, C, D के बीच में ये राशि बांटी गई है x, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि B और D के हिस्सों का अंतर कितना है 832 रुपये है। तो सबसे पहले आपको जो अनुपात दिया गया है इस अनुपात को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, यहाँ पर अनुपात आपको दिया है, अनुपात दिया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D के बीच में कैसे बांटी गई इस राशि को, तो ये बांटा गया है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 3, 5, 6 और 9 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, का एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा ना उस एलसीएम को इस अनुपात से मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरे अनुपात से, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 3, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5, 3 तो 9 के अंदर आ जाएगा, 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 90 कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 60 भी आ सकता है क्या, नहीं। देखिए 9 आएगा, 9 5 45 और 2 6 के अंदर है, तो ये आपका हो जाएगा 45 दूनी 90, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 90। तो अब आप क्या करेंगे, इस 90 का इस पूरे अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे अनुपात से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इस 90 का पूरे अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद देखिए आपको अनुपात क्या मिलेगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। मतलब A, B, C और D के बीच में ये राशि किस प्रकार बांटी गई। अब वो अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, तो 3 से 90 कटेगा कितने बार, 30 बार, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 30, ठीक है। अनुपात 5 से कटेगा 90 कितने बार, 18 पंचे 90, तो 18 बार, अनुपात 18। फिर देखिए 6 से कटेगा 90 कितने बार, तो आप कहेंगे सर 6 कम 6, 15 बार, 15 6 90 होता है, तो ये 15 बार कट गया। अनुपात 9 से कटेगा 90 कितनी बार, तो 10 बार। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर x राशि में A का हिस्सा 30 है तो B का हिस्सा 18 है और C का हिस्सा 15 है, तो D का हिस्सा कितना है 10 है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, इन्होंने बोला है कि B और D के हिस्सों का अंतर दिया है आपको कितना 832 रुपये। अगर हम B का हिस्सा देखें, कि B का हिस्सा कितना है, तो B का हिस्सा यहाँ पर 18 है, D का हिस्सा कितना है, तो D का हिस्सा यहाँ पर 10 है। तो हम कह सकते हैं कि B और D के हिस्सों में जो अंतर है वो 18 माइनस 10 यानी कि 8 यूनिट का है, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 832। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 832, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, भागना सम 0, 8 चौक 32 यानी सी 104, 1 यूनिट की वैल्यू 104 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है पूरा x कितना था। तो जो पूरी x राशि थी वो ABCD में बांटी गई थी, किस अनुपात में, 30, 18, 15 और 10 के अनुपात में। तो भाई अगर इन सब का योग करें तो ये x के बराबर होगा। तो हम कैसे करेंगे भाई योग, 30 और 15 कितना हो गया 40, 45 और 10 55, 55 और 10 65, 65 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 73। तो टोटल जो राशि है वो 73 थी, यानी कि यही x की वैल्यू है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, 73 यूनिट की वैल्यू निकालनी है,
यानी कि टोटल 73 यूनिट को 30, 18, 15 और 10 के अनुपात में बांटा गया। तो 73 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 73 का, तो 73 100 हो जाएगा, और प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिबारन की 2 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो 0 और 2 9 हो जाए, 2 ही हो रहेगा, 0 और 9 9 रहेगा, 3 2 5 रहेगा, 7592। 7592 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 7592, तो 7592 ऑप्शन डी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका बच्चों आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर हो गई। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 2400 √3 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹16.80 पर मीटर इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400 √3 वर्ग मीटर है। ठीक है, 16.80 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। देखिए पहले तो समझ लें कि यहाँ पर ये जो फील्ड है वो षटभुज माने 6 भुजाओं के आकार की है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 6 भुजाएं। ये सम षटभुज इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर हम भुजाएं बात करें, ये अगर इसको नाम दें A, B, C, D, E और F, तो ये आपका सम षटभुज है। अब ये सम षटभुज है मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कैसी है, बराबर है। अगर हम इसका एक सेंटर ले लेते हैं यहाँ पर और इस सेंटर से सारे बिंदुओं को मिलाएं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर 6 क्या बनते हैं, 6 आपके समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, अगर ये सेंटर O है तो ये आपके जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, अगर ये सेंटर O से देखें, OAB, OBC, OCD, ODE, OEF, OE और OFA, ये सभी के सभी क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। मतलब एक समषटभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब आपको अगर हम बात करें कि समषटभुज के आकार वाला एक खेत है, यानी कि इस आकार का खेत था, इसके बीच में बस ये क्या है, ओ नहीं आएगा, इस केवल इतना रहेगा, ये इस आकार का खेत था। अब इस खेत का क्षेत्रफल आपको दिया है, इस खेत का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, तो क्षेत्र पर आपको एरिया आपको दिया है 2400 √3 वर्ग मीटर। ये आपको समषटभुज के आकार का जो खेत था उसका एरिया दिया है। अब समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से गुणा कर दें, तो समषटभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ पर समषटभुज के क्षेत्रफल की, समषटभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू होता है 6 × √3/4a²। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। उसको आप केवल 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, समषटभुज का एरिया मिल जाएगा। और ये आपको कितना दिया है, तो ये इन्होंने आपको दिया है 2400 √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2400 कैंसिल होगा, 6 चौको 24, 400 बार। ठीक है ना। अब आपका ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 400 × 4। ठीक है, 400 × 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √400 × 4। 400 का वर्गमूल लेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 20, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। यानी कि a की वैल्यू कितनी निकल आई, 40 मीटर। यानी कि जो समषटभुज की भुजा है, जो खेत है जिसका आकार समषटभुज के रूप में है वो खेत, उसकी भुजा कितनी आ गई, उसकी भुजा 40 मीटर आ गई। अभी 40 मीटर की भुजा है, अब क्या करवानी है, हमें फेंसिंग करवानी है। तो फेंसिंग करवानी है तो जो फेंसिंग होगी चारों ओर बाड़ लगवानी है। बाड़ मतलब फेंसिंग करवानी है। तो बाड़ लगवाना मतलब वो देखा होगा आपने, अगर खेत है तो उसके चारों तरफ क्या करते हैं हम, तार लगवा देते हैं।
जिससे जानवर अंदर ना जा सके। तो वो फेंसिंग करवाने की जो लागत है वो 16.80 रुपये प्रति मीटर है। कितना? 1 मीटर का 16 रुपये 80 पैसे का खर्चा आता है। तो अगर हम बात करें तो फेंसिंग कहाँ होगी, तो आप कहेंगे सर फेंसिंग जो है वो इस पूरे एरिया में होगी, यानी कि यहाँ ऐसे ऐसे ये फेंसिंग होगी, यहाँ पूरी भुजाओं पर होगी। अब पूरी भुजाओं पर होगी मतलब इसकी पेरीमीटर पर होगी। तो फेंसिंग अगर आपको करवानी है तो पूरे इसके पेरीमीटर पर होगी। तो सम षट्भुज का जो परिमाप होगा मैं पहले वो निकालना पड़ेगा, और उस परिमाप को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस परिमाप को आपको 16.80 यानी कि 16 रुपये 80 पैसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फेंसिंग इस पूरे परिमाप पर, इसकी परिधि पर होगी, इसकी बाउंड्री पर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम षट्भुज का परिमाप निकालेंगे। सम षट्भुज का परिमाप, सम षट्भुज का परिमाप निकालेंगे। सम षट्भुज का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर किसी भी आकृति का परिमाप उसकी समस्त भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 6, और भुजा की लंबाई कितनी है, सारी की सारी बराबर है, यानी कि सबकी वैल्यू कितनी है, 40 है, यानी कि 6a आएगा सम षट्भुज का परिमाप। तो a की वैल्यू 40 है, तो 240 आ गया आपका जो बाउंड्री है, जहाँ जितने में फेंसिंग करवानी है। तो यानी कि 240 मीटर में बाड़ लगवानी है। तो अब बाड़ लगवाने की लागत हम लिख लेते हैं। बाड़ लगवाने की लागत, बाड़ लगवाने की या लगाने की, बाड़ लगाने की लागत जो आएगी, मतलब जो पैसे लगेंगे वो कितने होंगे, बाड़ लगाने की लागत होगी 240 मीटर में लगनी है, 240 मीटर में लगनी है, और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 16 रुपये 80 पैसे है। तो हमें क्या करना है, 16 रुपये 80 पैसे से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ आप अपना थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। कैसे, देखिए 1 0 1 0, 2 0 आपके मल्टीप्लाई में लास्ट में आएंगे, और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि दशमलव तो खत्म। आप यूनिट डिजिट के बेस पर भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आप 8 का मल्टीप्लाई 4 से करिए, 8 चौक 32, 8 चौक कितना 32, तो यानी कि यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 किस में दिख रहा है आपको, केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। देखिए ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 8 है, इकाई का अंक 8 है, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 2 है, और ऑप्शन डी में 4 है। तो केवल एक ऑप्शन आपका है जिसमें यूनिट डिजिट आपको 2 दिया है। और आप देखिए यहाँ पर ये लास्ट में 2 0 आएंगे, और दशमलव के 2 अंक बाद, यानी कि 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है, तो वो 0 तो हट जाएंगे। तो 8 चौक 32, यानी कि आपका आंसर जो है वो 4032 ही आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर। यानी कि कितने रुपए की लागत आएगी, तो आप कहेंगे सर 4032 रुपये की लागत आएगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्कल ऑफ रेडी 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर intersect each other at A and B, and the distance between their centers is 10 centimeter. The length in centimeter of the common chord AB is, इन्होंने बोला है कि 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। ठीक है, एक की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और एक की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, ए और बी पर काटते हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई सेंटीमीटर में आपको बतानी है कि क्या होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से क्वेश्चन है कि आपके पास 2 वृत्त हैं, एक ये बड़ा वृत्त और ये छोटा वृत्त। ये किस बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए और बी बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। ठीक है, और इनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो है ए बी, ये है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा। अब जीवा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है जीवा पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, और ये कितनी है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है। 2 त्रिज्याएँ थी अलग अलग, एक 7 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए एक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या और एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और साथ ही साथ ध्यान रखना जीवा जो त्रिज्या है वो जीवा पर लंब होती है और उसको समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर दो भागों में बांटती है। तो अगर हम यहाँ पर ए बी सी एक पॉइंट सी और मान लेते हैं, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया कि ये पॉइंट सी है। अगर ये पॉइंट सी है और इस सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर ए सी की लंबाई निकाल लें तो ए सी का अगर हम दुगना कर दें तो हमें ए बी की लंबाई मिल जाएगी। लेकिन अब कैसे निकालें ए सी, तो समस्या ये है हमारे पास क्या क्या है। देखिए अगर हम बात करें ये सेंटर इसका C1 है, और C1 मत बोलिए क्योंकि C हमने पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर O1 सेंटर बोले दे रहे हैं। हमने बोला कि बड़े वृत्त का जो केंद्र है वो O1 है, ठीक है, बड़े वृत्त का केंद्र कितना है, O1 है, और छोटे वृत्त का केंद्र कितना है, O2 है। तो आपको O1 O2 यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की कितनी दूरी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। O1 वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या यानी कि उसको हम R1 माने ले रहे हैं, वो आपको कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 मान लीजिए, वो आपको कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक। ये सारी बातें हो गई। अब अगर हम बात करें किसमें कि आपके पास O1 O2 के बीच की दूरी तो है, लेकिन अगर हमें O1C चाहिए तो हमने इसको कितना मान लिया, x मान लिया, और अगर ये x मान लिया तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा बचा हुआ। तो हमने बोला कि O1C आपका x है, तो आपका O2C कितना हो जाएगा, तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी O1 O2 के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बस यहाँ से अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है दो ट्राइंगल में। तो कौन कौन से ट्राइंगल, तो देखिए बेटा सिंपल है क्वेश्चन। अब हम ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं इन ट्राइंगल देखिए कौन सा, AO1C, AO1C त्रिभुज ले रहे हैं AO1C में। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर AO1 का स्क्वायर इक्वल टू होगा AC का स्क्वायर प्लस O1C का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, ये लंब मिल जाएगा, और इसका दुगना कर देंगे तो आपको AB मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर AC निकालने का प्रयास कर रहे हैं। O1 की वैल्यू कितनी है, AO1 की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये आपका 7 का स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। अब हम बात करें AC की वैल्यू कितनी है, तो AC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालना ही है, तो ये AC स्क्वायर चलेगा यहाँ पर प्लस। अब हम बात करें किसकी, O1C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, O1C मतलब x, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप इस इक्वेशन को छोड़ दीजिए, x का मान आपको खत्म करना है, यानी कि या तो आप x का मान निकाल लीजिए या डायरेक्ट AC का मान निकाल लीजिए, दो आपके पास पॉसिबिलिटी हैं। अब हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, पहले हम एक दूसरा ट्राइंगल और इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको भी क्लियर हो जाएगी बात, ठीक। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम ट्राइंगल AO2C की। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल AO2C में, इसमें भी हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोलेंगे AO2 का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार मतलब आपका है CO2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AO2 मतलब 5 का स्क्वायर, AC की वैल्यू तो नहीं पता है, AC तो निकालना ही है, प्लस आपको यहाँ पर क्या दिया है, CO2 का स्क्वायर। CO2 मतलब कितना है, तो CO2 का स्क्वायर, CO2 देखिए O2C ये 10 माइनस एक्स था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में रख देना तो आपको पास क्या मिल जाएगा, AC का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस एक्स स्क्वायर।
7 का स्क्वायर 49 हो गया। यहाँ से अगर हम AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह से LHS बराबर हैं तो RHS भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इनको बराबर कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि 49 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 25 माइनस, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए 100 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 49 एक्स स्क्वायर माइनस में बेटा इसको माइनस कर लीजिए, 49 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये आपका हो गया 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 25। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आप माइनस का, तो ये माइनस का 100, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का कितना हो गया 20x, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहाँ कितना बचा, माइनस का 75 और प्लस का कितना है 20x। अब माइनस का 75 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस होंगे यानी कि 49 और 75 प्लस होंगे। तो 5 और 9 14 की 4, हासिल में कितना आएगा 1, तो 5 7 12 कितना हो गया 24। ठीक है, देखिए कितना हो गया 8 4 12 तो 124। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 124 बटे में कितना 20। 4 से कट रहा है 5 बार, 4 से कटेगा 4 3 12 4 एकम 4 यानी कि 31 बटे 5 आपके x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 31 बटे 5 आ गई। अब ये 31 बटे 5 यदि आप यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी। AC की वैल्यू मिलेगी तब आप उसका डबल करेंगे तो आपको AB की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अब क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC कैसे निकलेगा, तो चलिए यहाँ पर हम AC निकाल लेते हैं। अब हम AC कैसे निकालेंगे, तो देखिए AC निकालने के लिए हम वैल्यू रखेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है 49 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ये 31 अपॉन कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर निकालना और बता देते हैं। 31 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 1 का स्क्वायर 01, 3 का स्क्वायर 09, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 3 कम 3 6, तो ये का पास 6 लिख दीजिए तो 961 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने का मेथड होता है। ठीक, तो अब आपने क्या कर लिया यहाँ पर 49 माइनस 961 बटे में कितना 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई आपको 49 से करना है। तो अब आप ऐसा करिए कि 50 से 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 पंजे 100 कितना हो जाएगा 25। तो अब आप कहेंगे 25 पंजे 125 यानी कि ये हो जाएगा आपका 1250 और उसमें से कितना माइनस कर दीजिए 25 माइनस कर दीजिए, तो 1225 आपका ये आ गया। और 1225 में से क्या माइनस करेंगे आप 961, तो डायरेक्ट आप क्या करिए 1225 में से माइनस करिए 961, तो आपका आ गया ये 4, 12 में से 6 जाएगा तो आप कहेंगे सर 6, 10 जाएगा 12 में से तो आप कहेंगे सर 2। 264 बटे में कितना आ गया 25, 264 बटे में कितना आ गया 25। फाइनली AC स्क्वायर आपका कितना निकला, AC स्क्वायर निकला आपका 264 बटे में कितना 25। अब आपको इसका वर्गमूल लेना है। अब आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल और ले लीजिए, 264 का आप वर्गमूल लेंगे तो आप इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपको इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। चलिए तो थोड़ी सी जगह यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, 264 के फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 4 से कट रहा है, बिल्कुल 4 से आप काटेंगे तो आप कहेंगे सर 4 पंचे 20, 4 छिंग 24 हो जाएगा, 4 छिंग 24, 2 बचेगा 4 छिंग 24। फिर ये आपका किससे कट रहा है 11 से, 11 छिक्के 66, मतलब आपका अंदर रूट में बचेगा कुछ ना कुछ वैल्यू। 2 से कट रहा है 3 बार, कोई मतलब नहीं, यानी कि 66 आएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो आपका ये आएगा 2 अंडर रूट 66 और बटे में कितना 5। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई। अब 66 वाला देखिए आप कहाँ है, 66 वाले दो ऑप्शन है यानी कि C और D। ठीक है, अब हमें AC की वैल्यू आ गई, आपको पता है AB निकालना है। तो AB क्या है भाई, हमने बोला कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब AC जो है आधा पार्ट है। तो AB क्या होगा, तो आप कहेंगे सर AB बहुत इजी है, AB जो है वो डबल होगा AC का, वो डबल होगा क्या AC का, AB जस्ट डबल होगा AC का। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू क्या करना है आपको, AC की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 66 अपॉन 5,
तो ये कितना हो जाएगा 4√66/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आया वो आया 4√66/5। तो 4√66/5 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बढ़ा जाता है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं